गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय वर्मा आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 10th की। आपकी बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें लेसन नंबर 4 जो दिया गया है एने फ्रैंक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिया गया है। लेसन 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इनकी राइटर एने फ्रैंक हैं। अब आइए हम आपको ये टीच करेंगे इनके बारे में, राइटर के बारे में, कि इन्होंने क्या किया है। ध्यान से देखिए अब, ठीक है। देखिए अब इसकी पूरी हम इस हिंदी आपको बताते हैं। इंग्लिश तो आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलिए एक दो लाइनें आपको टीच कर देते हैं। इसमें दिया है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले। एनलिस मैरी एने फ्रैंक 12 जून 1929, यानी उनका जो जन्म हुआ था 12 जून 1929 को हुआ था फेब में, और उनकी जो डेथ हो गई थी 1945 मार्च में हो गई थी। वाज अ जर्मन, जो जर्मन थी, बार्न जेविश गर्ल हु रोट फाइल इन द हाइडिंग विथ हर फैमिली and four friends in the Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World Second। अब इसमें आपको टोटली हम हिंदी बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इस सारी हम हिंदी बताएंगे और आप देखते रहिए, ठीक। एनलिस मेरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी में उनका जन्म हुआ था और मार्च 1945 में डेथ हो गई थी। जर्मनी में जन्म लेने वाली एक यहूदी लड़की थी, जिसने तब लिखा जब वह अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में गुप्त निवास कर रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर आधिपत्य कर लिया, यानी उस पर अधिकार कर लिया, जब जर्मनी में नाजी शक्ति आई, तब उसके परिवार ने एम्स्टर्डम में स्थानांतर कर लिया था, लेकिन फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड के अतिरिक्त भाग पर अपना आधिपत्य बढ़ाया। आधिपत्य का मतलब अधिकार बढ़ा लिया, ठीक है। ये दिया है ना, नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड, ये आपको दिया गया है। अब इसके बाद आपको ये दिया गया है कि जब यहूदियों को अधिक पीड़ित करना पड़ा तो 1942 में परिवार उसके पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग के गुप्त कमरों में छिप गए। 2 सालों के गुप्त वास के पश्चात किसी ने विश्वासघात कर उनके विषय में बता दिया, तब उन्हें केंद्रीय कैंप में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ ही दिन पश्चात ब्रगन बेल्सन में टाइफस बीमारी में एन की भी मृत्यु हो गई। जब युद्ध समाप्त हो गया तब इकलौते जीवित बच्चे उसके पिता ऑटो एंडरसन में वापस आए, जहां उन्होंने पाया कि एन की डायरी सुरक्षित बच गई थी। ऐसा मानकर कि यह एक अनोखा रिकॉर्ड था, उन्होंने उसे अंग्रेजी में एक जुआ लड़की की डायरी के नाम से प्रकाशित करवाया। अपनी कल्पना में इस परीक्षित प्रतिबिंब को पढ़ाने के लिए मैं उस प्रकार तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना नहीं चाहूंगी जैसे तो इसमें आपको बताया गया। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें एक्टिविटी से पहले ये थोड़ा सा आपको दिया गया है द डायरी से। इसमें देखिएगा ये दिया है ना, यहां से आपको टीच कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब
एन फ्रैंक को यह डायरी उसके 13वें जन्म दिवस पर भेंट स्वरूप मिली थी। इसमें 12 जून 1942 से उसके अंतिम लेख 1 अगस्त 1944 तक की तिथि के अनुसार क्रमबद्ध घटना थी। बाद में डच भाषा में मिली लिखी मूल रचना अन्य कई भाषाओं में अनुवाद की गई और दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्में, टेलीविजन और नाट्य रचनाएं बनी, यहाँ तक कि अपारे नृत्य भी बनी। एक परिपक्व तथा परिज्ञानपूर्ण मस्तिष्क के रूप में बनी डायरी नाजी आधिपत्य में दैनिक जीवन का अभिन्न परीक्षण देती है। एन फ्रैंक प्रचंड अग्नि के सर्वाधिक जाने जाने वाले और चर्चित शिकारों में एक बन गई। अब आइए हम आपको टीच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको नीचे से यहाँ बता रहे हो राइटिंग डायरी जो दिया गया यहाँ से देखेंगे आप। मनुष्य जैसे मुझ जैसे मनुष्य के लिए डायरी लिखना असल में एक विचित्र अनुभव है। ध्यान से देखिएगा, दिया ना, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। न सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी इससे पहले कुछ न लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि बाद में न तो मैं स्वयं और न कोई व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखता है। ठीक है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक जरूरत है अपने छाती से बोझ हल्का करना। कई बार होता है जब आपके मन में कोई विचार आते हैं और उसको कहीं शेयर करने का, कोई कहने का मौका नहीं मिलता है, तो अब दिमाग में बात घूमती रहती है। तो उसी को उन्होंने डायरी के रूप में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ से, कागज में मनुष्यों से ज्यादा सहनशीलता होती है। मैंने इस कथन के विषय में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी उदासी महसूस कर रही थी तथा अपने हाथों से अपने ठोड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास, व्याकुल, निरुत्साहित, यह सोचते हुए कि क्या मुझे घर ठहरना चाहिए तथा बाहर जाना चाहिए। आखिर में मैं घर रुक गई, यथा थी जहाँ थी वहीं चिंतन करते हुए। हाँ, कागज में अधिक सहनशीलता होती है, क्योंकि मेरी योजना थी कि मैं इस सख्त जिल्द वाली किताब, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, किसी दूसरे को पढ़ने न दूं जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र न मिल जाता। तो शायद इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखेंगे आप, ये दिया गया है ना आपका नाव, यहाँ से देखिएगा। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इसे और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की संसार में एकदम अकेली है। और मैं अकेली हूँ भी नहीं। मेरे पास ने ही माता पिता और 16 वर्ष की एक बहन और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपने दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली मौसी, चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। न ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक सच्चे मित्र के। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो सिर्फ मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती हूँ। हम और आत्मीय होते नहीं दिखते। शायद यही समस्या है। हो सकता है कि यह मेरा दोष हो कि एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। फिर भी ऐसी स्थिति है
और दुर्भाग्यवश इसकी बदले की संभावना नहीं, इसलिए मैंने डायरी शुरू की। इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको बताएंगे टू इनहेंस। अपनी कल्पना में इस परिचित प्रतिबिंब को पढ़ाने के लिए मैं उसी प्रकार तथ्यों को संक्षेप में लिखना नहीं चाहूंगी जैसे प्रायः लोग करते हैं, परंतु मैं सोचती हूँ मेरी डायरी मेरी सबसे अच्छी मित्र है, मैं इसे किट्टी कह करके पुकारूंगी। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार की, किट्टी जो है किसको कही जाती है या कह करके बुलाई जाती है, तो आप कह देंगे डायरी। ठीक, उसका आंसर डायरी होगा। ये ध्यान से आप कर सकते हैं। आप देखिए आगे, देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है ना कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए बिकॉज ऑफ टू काउंट्स। वन, she had never written in a diary before, और सेकेंड हो सकता है she think that later on no one else, not even she herself, will be interested in reading a 13-year-old school girl diary। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि why does Anne want to keep a diary। तो इसमें दिया है कि Anne wants to keep a diary because she did not have any intimate friend whom she could confide in। थर्ड नंबर आपको दिया गया कि why did Anne think she could not confide more in her diary than in the people। तो इसका आंसर है कि she was never so close to people to pour her heart to them। She could do so only in her diary because she considered diary to be the true friend and called it Kitty। In fact, you can talk about anything, even about your silly thoughts, only with your intimate friend and no one else। तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है क्योंकि किसी को भी अगर मैं धृष्टापूर्वक फौरन कहना चाहूँ तो किट्टी को सुनाई गई कथाओं का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इसलिए मैं न चाहते भी चाहूंगी कि अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं। मेरे पिताजी जो सबसे प्रिय पिता हैं, देखिए दिया गया है, पिता हैं उन्होंने मेरी माता से तब तक शादी नहीं की जब तक वह 36 वर्ष और माता 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी की शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था तथा मेरा 12 जून 1929 में मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। 1933 में मेरे पिता हॉलैंड को प्रवास कर गए। मेरी माता एडिथ होल्डर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गईं, जबकि मार्गोट तथा मैं अपनी दीदी माँ के साथ रहने आचन चली गईं। मार्गोट दिसंबर में हालैंड चली गईं तथा मैंने फरवरी में उनका अनुसरण किया जब मुझे उनके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मेज पर पटक दिया गया। मैंने फौरन ही मांटेसी स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई शुरू कर दी। देखिए दिया है ना, यहाँ से आपको इसको अपने बारे में बता रहे एजुकेशन के बारे में। मैं 6 साल की आयु तक वहाँ रही, जिस समय मैंने पहली कक्षा शुरू की थी। 8वीं कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुप्रेस प्रधानाचार्या थी। वर्ष के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे जब हमने एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दी। अब इसमें दिया गया है, देखिए इन द समर, यहाँ से ये आपको टीच कर रहे हैं।
यहाँ से 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गईं तथा उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना समारोह के ही बीत गए। जनवरी 1942 में दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया गया है। कोई नहीं जानता, मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ तथा उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। 1942 का यह जन्म दिवस पहले जन्म दिवस को मनाने की कमी को पूरा करने के लक्ष्य से मनाया गया था और अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। हमारे चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक है। यदि नौफोर ठीक है, और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ अपनी डायरी के प्रति सम्मान पूर्वक समर्पण पर। अब यहाँ देखिएगा, इसमें दिया कि वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्राइफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो इसमें दिया गया है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरी टू किटी, her friend diary, if she started them abruptly without any background, so she provide a brief sketch of her life। अब देखिए, इसमें दिया है कि what tells you that Anne loved her grandmother। कौन सी चीज आपको यह बताती है कि एने अपने दादी से बहुत प्यार करती थी? तो उसका आंसर लिख सकते हैं कि द फैक्ट दैट शी lighted a candle for her grandmother on her birthday so that she loved her। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अब देखिए, इसमें दिया गया डियर डायरी, इसको ध्यान दीजिएगा। डियर किटी से डायरी लिखते हैं तो हम लिखते हैं डियर डायरी, तो हमें डियर किटी, डायरी को उन्होंने किटी नाम दे दिया है। और डायरी लिखने का आप तरीका जानते हैं कि आप, ये आपका डे दे दिया गया, डेट दे दिया गया ना, ये आपका ईयर है। कई बार इसको हम यहाँ भी नोट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। इस वाले पार्ट को पूरे को हम यहाँ भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखने का अलग अलग तरीका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए आप, हमारी पूरी कक्षा भय के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। निसंदेह इसकी वजह अगली मीटिंग है जिसमें अध्यापक यह निर्णय करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोक लिया जाएगा। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जीएन तथा मैंने अपने पीछे दो लड़कों सीएन और जैकवक्स की मूर्खता पर हंस रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को दांव पर लगा दिया है। सुबह से रात तक तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम नहीं मैं नहीं, यही सब चलता रहा यहाँ तक कि जी की प्रार्थना चुप रहने के लिए भरी निगाहें तथा मेरा क्रोध से फटा पड़ना चिल्लाना भी उन्हें शांत नहीं कर पाया। अगर तुम मुझसे पूछो तो कक्षा में इतने मूर्ख हैं कि 1/4 विद्यार्थियों को इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए, परंतु अध्यापक धरती पर ऐसी प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो दिया गया है, आई एम, यहाँ से आपको टीच कर रहे हैं। मैं अपनी सहेलियों तथा अपने विषय में चिंतित नहीं हूँ, हम तो पास हो जाएंगी। एक ही विषय जिसके बारे में मैं अस्वस्थ नहीं हूँ वह था गणित। जो भी हो, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कह सकते हैं। मेरी सभी अध्यापकों से अच्छी पड़ती है, अच्छे संबंध हैं। इसको ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ये आपको दिया गया है। कुल 9 अध्यापक हैं, 7 पुरुष तथा 2 महिलाएं। श्रीमान किसिंग पुराने फैशन का गणित का अध्यापक युगों से लंबे अरसों से मुझसे नाराज था क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। बहुत सी चेतावनियों के पश्चात उन्होंने मुझसे अतिरिक्त घर का काम दे दिया। एक प्रस्ताव विषय था, एक बातूनी इसके विषय में तुम क्या लिख सकते हो? मैंने निश्चय किया कि इसकी चिंता बाद में करूंगी,
मैंने विषय अपनी कॉपी में लिखा और कॉपी बस्ते में ठूंसी और चुप रहने का प्रयास किया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको जो है, यहाँ से टीच करें। उस समय शेष घर का काम खत्म किया तो मेरा ध्यान प्रस्ताव की तरफ गया। पेन की नोक दबाते हुए मैंने विषय के बारे में सोचना शुरू किया। कोई भी इधर उधर की बेसिर पैर की हाँक कर और शब्दों में अधिक स्थान छोड़कर खुला खुला लिख कर निबंध लिख सकता था, परंतु चतुरता तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को युक्तिपूर्ण तर्कों द्वारा प्रमाणित किया जाए। मैं सोचती रही, अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने 3 पृष्ठ जो श्रीमान किसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे लिखे और संतुष्ट हो गई। मैंने तर्क किया कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण है और मैं यथासंभव इसे नियंत्रित करने का प्रयास करूंगी, लेकिन मैं इस आदत को पूरी तरह से कभी भी सुधार नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी या माँ यदि ज्यादा नहीं उतनी ही बोलती थी जितना मैं और आप विरासत में मिली वह विशेष गुण आदत के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसमें आगे दिया है, ध्यान रखिएगा। ये दिया गया मिस्टर किसिंग से, आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से। श्रीमान किसिंग मेरे तर्कों पर खुलकर हंसे, लेकिन जब मैं अगले पाठ के दौरान फिर बातें करने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। इस बार शीर्षक था बातूनी जैसे सुधारा न जा सकता हो। मैंने उसे भी लिख कर दे दिया। तब श्रीमान कौशिंग किसिंग के पास 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ न था, पर तीसरे पाठ के दौरान उनसे और न सहा गया। एन फ्रैंक कक्षा में बात करने के अपराध दंड के रूप में एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे टीचर्स हैं, टीच कर रहे हैं, और ये जो है आपका एनी फ्रैंक हैं जो अपने बातचीत के टॉकिंग की वजह से ये काफ़ी टीचर्स के द्वारा कई बार डांट फटकार मिलता है, इनको पनिशमेंट के रूप में निबंध दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये आपका है। आप देखिएगा, अब यहाँ से आपको टीचर हैं। आप पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी, मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल खत्म हो चुका था। अब कुछ मौलिक लिखने का समय आ गया था। मेरी सखी सैनी जो कविता लिखने में अच्छी है ने इस निबंध को शुरू से अंत तक कविता में लिखने में मेरी मदद करने का प्रस्ताव रखा। मैं खुशी से नाच उठी। श्रीमान किसिंग इसके बेतुके विषय में मेरी मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे और मैं सुनिश्चित करूंगी कि यह मजाक उन्हीं के साथ हो। आप देखिएगा इसमें लास्ट में आपको दिया जा रहा है, आई फिनिश्ड। मैंने अपनी कविता समाप्त की तथा वह बहुत सुंदर बनी। यह एक बत्तख, माँ, हंस, पिता तथा 3 बत्तख के बच्चों के विषय में थी, जिनको उसके पिता ने चोंच मार मार कर इसलिए मार दिया था क्योंकि वह बहुत क्वेक क्वेक करते थे। भाग्यवश श्रीमान किसिंग ने मजाक को सही ढंग से लिया और उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़कर कविता कक्षा को सुनाई तथा अन्य कक्षाओं को भी सुनाई। तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी तथा कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं मिलता। इसके विपरीत आज श्रीमान किसिंग मजाक भी करने लगे हैं। योर्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडॉप्शन दे दिया गया है। ये आपका है, ठीक है। ये आपका पूरा समाप्त हो गया। तो यही था आपका। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सारी जो है लेसन का हिंदी बताने का उद्देश्य है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अगर पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो अगर वो हिंदी पढ़ लें या हिंदी पढ़ करके इसका सुन करके
और अगर उनको इंग्लिश का ट्रांसलेशन आती हो, वर्ड मीनिंग तैयारी हो और हिंदी ये पढ़ लें तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे सकता है। और जो बच्चे लाइन वाइज बारीकी से पढ़ते हैं तो उनको तो अपडेट रहता ही होगा। तो हर किसी को ये फायदेमंद साबित होगा। आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। थैंक यू।